Hello students, today we are going to discuss the chapter electrochemistry. It is a very important chapter from every aspect from even IIT as well as NCERT school examination basis. What is electrochemistry? इस चैप्टर के अंदर हम सबसे पहली डेफिनेशन पढ़ते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जैसा आपने 11th में भी पढ़ा होगा, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑल टुगेदर। रिडक्शन मीन्स gain of electron, oxidation means loss of electron. रेडॉक्स रिएक्शन की मदद से हम सेल्स को बनाते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन होती है और केमिकल एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एज द नेम सजेस्ट, केमिकल एनर्जी ऑफ द compound is used to produce electrical energy. Spontaneous redox reaction ये होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। किसी भी सेल की जब फॉर्मेशन होती है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होता है, इट अराइजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज और रेड्यूस। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है वो हम ईएमएफ के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन फैक्ट, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो ईएमएफ का एक फॉर्मूला ये भी बनता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से हम ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो हम किसी भी एलिमेंट का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस कैन नॉट बी कैरिड आउट इन अ डिफरेंट वेसल, दे टेक्स प्लेस टुगेदर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए हमको हमेशा एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है और वो स्टैंडर्ड हम लेते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE, या इसका दूसरा नाम NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, तो इसीलिए हाइड्रोजन को ही हम स्टैंडर्ड मानते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से हम गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज आता है उन सभी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है डेल्टा जी यानी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। किसी भी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के ऊपर जब यह नॉट का सबस्क्रिप्ट लग जाता है सो ये सिग्निफाई करता है कि वो चीज स्टैंडर्ड स्टेट में ली गई है, यानी इसे हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ से किस तरीके से अटैच है? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट ऑफ द सेल, वेयर ई नोट मीन्स ईएमएफ, एन का मतलब वैलेंसी, एफ का मतलब फैराडेज। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स या 96487, जो एक्चुअल वैल्यू है वो 96487 कूलम्स होती है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से किस तरीके से एसोसिएटेड है? सो फॉर्मूला है डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस एन आर टी लॉग, जिसका बेस एक्सपोनेंशियल है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसी को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं 2.303 एन आर टी और लॉग जिसका बेस 10 है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मदद से जब हम फाइंड आउट करते हैं कि कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितना ईएमएफ होगा, तो हम नर्वस इक्वेशन की मदद से पता करते हैं कि कंसंट्रेशन की क्या क्वांटिटी आयंस की होनी चाहिए, यानी कंसंट्रेशन डिपेंडेंस अलोंग विद द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज स्टडीड अंडर द सिंगल कैटेगरी ऑफ द टर्म नर्वस इक्वेशन। इसे हम चैप्टर के अंदर डिराइव भी करेंगे। सो ये होता है E इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 0.0591 by n log of copper plus 2
अपॉन जिंक प्लस 2। यहां पर मैंने नर्वस इक्वेशन को लिखा है एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल या गैल्वेनिक सेल के लिए, जहां पर कॉपर प्लस आयन जो कि रेड्यूस्ड फॉर्म है और Zn+2 जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम अनदर पार्ट के ऊपर फोकस करें तो कंडक्टेंस, जिसकी मदद से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, कंडक्टिविटी जिसे हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जिसे हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इक्विवेलेंट, और इस इनवर्स वी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो किस तरीके से हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करते हैं, ये हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को निकालने का फॉर्मूला क्या है? कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन हम लेते हैं, बट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट की लेते हैं हम, इसीलिए मैं नीचे नॉर्मेलिटी को लिख रहा हूं। मोलर कंडक्टिविटी अगेन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की क्या होती है? कंडक्टिविटी। सो इसका फॉर्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। इनकी यूनिट्स वगैरह को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है डाइल्यूशन, यानी कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इन पर क्या असर पड़ेगा। सो विद डाइल्यूशन कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये तीनों टर्म्स बढ़ती हैं, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी हमेशा डाइल्यूशन के साथ घटती है। क्या कारण है ये हम चैप्टर की डिटेलिंग में पढ़ेंगे। फिर जैसा कि आपने 11th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोलिसिस, कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करके किसी भी मेटल या नॉन मेटल का हम इलेक्ट्रोड पर जो डिकम्पोजिशन या लिबरेशन प्राप्त करते हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस से हम फाइंड आउट करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से किसी भी मेटल का कितना अमाउंट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, इसे फैराडेज ने अपने फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से बताया है। ये जो भी हमने पढ़ा लाइक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कंडक्टिविटी, इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम पढ़ते हैं कि इनकी मदद से बैटरीज और फ्यूल सेल्स का निर्माण किया जाता है। बैटरीज प्राइमरी भी होती है, सेकेंडरी भी होती है। प्राइमरी बैटरी वो बैटरी जिसका इस्तेमाल हम सिर्फ एक बार कर सकते हैं, ये रिचार्ज नहीं हो सकती, नॉन रिचार्जेबल होती है। और सेकेंडरी बैटरी जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरी के अंदर हम पढ़ते हैं ड्राई सेल को और मर्क्यूरी सेल को, लेकिन सेकेंडरी बैटरी के अंदर हम पढ़ते हैं लेड स्टोरेज बैटरी और निकेल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। वॉल क्लॉक के अंदर, टॉय के अंदर जो हम सेल का इस्तेमाल करते हैं उसे ड्राई सेल कहते हैं। हाथों में पहनने वाले रिस्ट वॉच के अंदर जो हम छोटे स्मॉल साइज की बैटरी का इस्तेमाल करते हैं उसे मर्क्यूरी सेल कहते हैं। कार के अंदर यूज होने वाली बैटरी, बाइक के अंदर यूज होने वाली बैटरी, वो लेड स्टोरेज बैटरी होती है। कोरोजन, कोरोजन जैसा कि हम जानते हैं कि इसकी वजह से हर साल हर गवर्नमेंट को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शंस या मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल इक्विपमेंट्स आर मेड अप ऑफ आयरन। सो कोरोजन के अंदर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से किसी मेटल का एटमॉस्फेरिक गैसेस और मॉइस्चर की प्रेजेंस में कोरोजन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर हम पढ़ते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन का कोरोजन किस तरीके से होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन ये इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है, यानी आयरन की जब रस्टिंग होती है तो आयरन के सरफेस पर एनोड और कैथोड किस तरीके से दो इलेक्ट्रोड की फॉर्मेशन होती है, वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कोरोजन फास्ट हो सकता है, या कौन कौन से मेथड ऑफ प्रिवेंशन हैं जिनकी मदद से हम आयरन के कोरोजन को कम कर सकते हैं
या उसकी स्पीड को कम किया जा सकता है। यही हम इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कोई भी बच्चा आसानी से बता सकता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से हम ईएमएफ को फाइंड आउट करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ ईएमएफ का और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या रिलेशनशिप होता है, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ये सब हम इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ते हैं। मोलर कंडक्टिविटी, डाइल्यूशन का इफेक्ट, जैसे हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर कि डाइल्यूशन का जो असर है ये हम डिबई-हक्कल-ऑन-सेगर इक्वेशन की मदद से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस से पता चलता है कि मेटल का कितना डिपोजिशन होगा, और सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से पता चलता है कि दो मेटल के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसे उनका डिपोजिशन होता है। बैटरीज की फॉर्मेशन, बैटरीज में क्या क्या सेल रिएक्शंस होती हैं, कोरोजन मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमिना, फैक्टर्स अफेक्टिंग रस्टिंग ऑफ आयरन एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। तो इन सभी सवालों के जवाब कोई भी बच्चा बहुत ही फ्लुएंटली और इजीली बता सकता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक्स, इट्स ऑल फॉर द डे।